सर। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम जय मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भीम। आज की 13 क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारी 13वीं क्लास में। जिससे हमने लास्ट बार देखा था कि ग्रुप चर्चा जो भी हमारी उसमें हुई थी असाइनमेंट वगैरह हुआ उसमें। सॉरी, किस चीज की आवाज आ रही है? Everyone, please mute the your mic. किताब चालू करने के पहले सबको रिक्वेस्ट करो कि अपना माइक म्यूट करें। सभी लोग अपना जो माइक है वो म्यूट कर ले। म्यूट करे नहीं, म्यूट करते। म्यूट करें अच्छा, सर। ठीक है, अगर वो कहीं नहीं कर रहे तो पहले आप चालू करने के पहले सबके माइक देख लो कि म्यूट हुए कि नहीं हुए हैं। ठीक वो है आपकी सर। जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप बात करोगे कोई सुनेगा नहीं, सब अपने माइक को खुले करके आवाज सब बिगड़ जाएगी। ठीक है, यस कंटिन्यू। सर। क्लास के टाइम सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे। उसके बाद जब सर बोलेंगे तभी वो अनम्यूट करेंगे। तो हमने लास्ट बार अपने ग्रुप चर्चा और वो सब देखा था, फीडबैक वगैरह हमने कितने अच्छे से बताया और सर ने फिर हमें फीडबैक दिया कि हमारी कहाँ पे क्या मिस्टेक्स थी और किस तरीके से हम किए, वो सब सर ने हमें बताया। और हमारा आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस के साथ में जीना, माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। तो हम डेली लाइफ में माइंडफुलनेस के साथ किस प्रकार से जीते हैं, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं और सब एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए सर को। तो मैं अभी संचालन के लिए दीप सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आगे आप सभी को कार्य करें। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूं दीप सिंह और बोधिचित माइंडफुलनेस एकेडमी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर की तरफ से जो 3 महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम इन माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, उसमें आप सभी का 13वें दिन के क्लास में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस कोर्स का 13वां दिन है और अभी समय हो चुका है 8:41। तो आज जो हम विषय अध्ययन करेंगे, विषय का जो शीर्षक है, जैसा रविता जी ने बताया कि हम अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस के साथ कैसे जिएं, और इसी के साथ हम एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसका बारे में भी जानेंगे और उसको अभ्यास करेंगे। वो है जॉयफुलनेस और मेडिटेशन, माइंडफुलनेस ऑन जॉयनेस। अर्थात जॉयफुलनेस पे जो माइंडफुलनेस है वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हमें जो इस पूरे 3 महीने के कोर्स में जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, वो इन सब विषयों को आपको बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी क्लास में, जैसे आप अभी प्रेजेंट और पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, तो आप क्लास में पूरे आखिरी समय तक बने रहे, क्योंकि 2 घंटे तक की क्लास होती है। तो आप उसमें धैर्य बनाए रखें और जो भी सर समझाए उसे थोड़ा और ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से अनुरोध करता हूं, जो इस कोर्स के डायरेक्टर भी हैं, वो कृपया आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, थैंक यू। हेलो, हेलो, यस। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। अभी को सर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवगत कराना चाह रहा हूँ कि कहीं भी जो भी क्लास या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर लेक्चर होता है तो मिनिमम 22 या मैक्सिमम 40 या 45 मिनट का होता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कुछ पार्टिसिपेंट क्लास के अंत में अपना क्लास छोड़ देते हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आपको 2 घंटे क्लास दी जा रही है उसी समय में और उतने ही पैसे में। तो आप इसकी वैल्यू समझें, ऐसा ना समझें क्योंकि आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपको केवल कोर्स के दौरान मात्र 40 मिनट की पढ़ाई मिलेगी। और ये सर की तरफ से आपको, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको अपने कोर्स में
2 घंटे का लेक्चर मिल रहा है सुनने के लिए, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बात के महत्व को समझें और टाइम को समझें, और अपनी क्लास लास्ट में कुछ पार्टिसिपेट छोड़ देते हो वो ऐसा ना करें। थैंक यू। तो जैसा डॉक्टर दयाचंद जी ने बताया, उन्होंने बात बिल्कुल सही है। तो मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि आप क्लास में धैर्य के साथ पूरा 2 घंटे के इस लेक्चर को सुने। तो डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से मैं फिर से पुनर्नुरोध करता हूं कि वो आज के लेक्चर को कंटिन्यू करें। डॉक्टर मनीष मेश्राम जी। सर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? यस यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू दीप सिंह और दयाचंद जी, जो हमें सुझाव मिले हैं। तो एक विद्यार्थी के तौर पे हमने कैसे इस आज के और इसके बाद के भी जो हमारे विषय है उसको हमने सुनने का, ग्रहण करने का हमें प्रयास करना है। जैसे कि विषय जो हम पढ़ रहे हैं, एक एक विषय एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे जीवन के साथ में भी संबंध है जो हम जीवन जी रहे हैं। और साथ साथ में हम जो लोगों को कुछ मदद करना चाहते हैं अपने अनुभव के तौर पे या हमारे प्रशिक्षण के तौर पे, तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप जानोगे, जितना आप समझ पाओगे, उतनी ही आपकी क्षमता है अपने आप को समझने की और लोगों तक पहुंचने की। दोनों क्षमता है, इसमें से हमें विकसित करते हुए उसका हम अनुभव ले सकते हैं। तो आज के इस 13वें दिवस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इसके पहले की भी जो आपकी कक्षाएं रही है उसमें भी आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं, और जो भी आपको असाइनमेंट मिला हुआ है और उस असाइनमेंट में भी आप कहीं ना कहीं जो अपने आप लोगों के ग्रुप है उसमें भी आपकी चर्चाएं शुरू हुई होगी। उसकी जो भी सूचना है मैं अंतिम वर्ग के आखिरी समय में मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो आज का जो विषय जो है, जिस प्रकार से रविता और दीप सिंह जी जैसे बताया है और आपने भी पढ़ा होगा कि जो सजगता है या स्मृति है या जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, इस क्रिया को, इस प्रयास को या इस शक्ति का हम अपने रोज के जीवन में कैसे इस्तेमाल करें, और क्या क्या पहलू है हमारे रोज के दिनचर्या में हम वहाँ पे माइंडफुलनेस का आचरण कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए एक चुनौती है। जो भी हम साधक के तौर पे अगर हम अपने आप को देखें, या एक मनुष्य के तौर पे, या एक प्रशिक्षक के तौर पे भी अगर हमें उभरना है, तो हमारे दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस है, सजगता है, जागृति का हम कैसे कैसे सराव करते हुए इस शक्ति का हम अधिक इस्तेमाल करें या कर सकते हैं। और साथ साथ में हमें ये भी देखना है किसी माइंडफुलनेस के दौरान कि जो एक्सपेक्टेशन है, या एक्सपेक्टेंस है, या स्वीकृति जिसे कहते हैं, किसी भी घटनाओं की स्वीकृत करना, एक्सेप्ट करना, और उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखना जिसे हम कृतज्ञता कहते हैं। तो ये भी किस प्रकार से हमारे रोज के जागृति में उसका सराव हम कैसे करें, और उसका हम ध्यान भी करने वाले हैं, जो जिसमें हमें स्वीकृति और जिसे हम कहते हैं कृतज्ञता, जिसे हम थैंक्स कहते हैं, या आभार का भाव रखना व्यक्तियों, वस्तुओं और इस पूरे निसर्ग के लिए। तो वो कैसे हम ध्यान के माध्यम से उसका हम अनुभव करने वाले हैं, जिसे हम मुदिता भाव कहते हैं, जॉयनेस, जॉयफुलनेस। तो माइंडफुलनेस और जॉयफुलनेस ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए तत्व हैं कि जब हम माइंडफुल रहते हैं तभी हम जॉयफुल रहते हैं, और जब हम जॉयफुल रहते हैं तभी हम माइंडफुल हो सकते हैं। तो जॉयफुल और माइंडफुलनेस और जॉयफुलनेस एक दूसरे के साथ में ऐसा कह सकते हैं कि वो
दो विंग है या दो पैर है जिस पे हम चलते हुए अपने सुख को प्राप्त कर सकते हैं, या जो हमें अपने जीवन में एक हमने जो उद्देश्य तय किया है कि मेरे जीवन में मुझे इस प्रकार से यहाँ तक इस कार्य के लिए मुझे आगे कार्य करना है, तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। विदाउट इंजॉयफुल और विदाउट माइंडफुलनेस हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते जहाँ पे हमें पहुँचने का हमने निर्धार किया है। तो इस कोर्स का भी हमारा एक उद्देश्य है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है कि जहाँ पे हम औरों को कुछ दे सकें। हम देने वाले बनने हैं, और देने वाला वही बनता है कि जो जिसके पास में कुछ होता है। दान वही दे सकता है कि जिसके पॉकेट में पैसा हो, या जिसके पास ज्ञान हो या कुछ देने जैसा हो, वही औरों को दे सकता है। तो हम औरों को तभी दे सकते हैं कि हमारे पास में ऐसी चीज हमें प्राप्त हो, फिर वो भौतिक रूप में हो या मानसिक रूप में हो, या तो जो स्किल्स जो है या एक मार्ग के रूप में हो, हम औरों को मार्ग दिखा सकते हैं अगर उस मार्ग का अनुभव हमें हो रहा है। और कैसे वो अनुभव किया जाता है, अगर हमारे पास में पूरी स्पष्टता है, तो निश्चित ही है कि हम औरों को देने के लिए अपना अपना अप, हम अपने आप को खुला कर सकते हैं। अन्यथा हम लोगों के लिए खुले नहीं होंगे, क्योंकि हमें खुद ये पता नहीं है कि वो कैसे हमने प्राप्त किया है। तो देखते हैं कि अभी तक हमने माइंडफुलनेस के बहुत सारे हमने ध्यान किए हैं, या अलग अलग प्रकार के भी ध्यान से हम अवगत हैं। तो रोज के जीवन में कैसे हम माइंडफुलनेस को देख सकते हैं, क्या क्या पहलू है जहाँ पे हम माइंडफुलनेस को अप्लाई कर सकते हैं, या जिससे हमें उसका जो और उसकी जो विविधता जो है, जागृति की जो विविधता जो है, ध्यान के अलावा भी हमें जहाँ पे मिल सकती है, या उसको हम जहाँ पे खोज सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। तो एक एक पहलू का हम देखेंगे, बहुत सारे पहलू हैं, हो सकता है कि उसमें से कुछ पहलुओं पे आप लोग कार्य कर भी रहे होंगे। अगर कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें और आपको स्पष्टता हो सकती है कि हमने ऐसा नहीं, इस प्रकार से सजगता का हमने व्यवहार करना चाहिए, सजगता का हमने अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। देखते हैं। तो आज के इस अभ्यास का हमारा जो लर्निंग पर्पस है कि हमें इसमें यही सीखना है कि जो हम ध्यान करते हैं, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, उसका रोज के जीवन में क्या महत्व है। अगर उसकी महत्ता अगर हमें पता है, तो वो करने का हमें आनंद भी मिलेगा। अगर हमें यही नहीं लगता है कि उसका कुछ इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है कि उधर हमारा वो रोज के जीवन के कार्य के अंदर उसको देखने का हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ये हमारे पूरे आज के इस विषय का ये सबसे महत्वपूर्ण पर्पस है कि हमें ये सीखना है कि रोज के जीवन में सजगता का ध्यान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, या उसकी भूमिका होती है। तो 4 या 5 बातें हम देखने वाले हैं आज के इस पूरे विषय के अंदर, कि दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस का सराव कैसे करें। अभी आनापानसति सिटिंग मेडिटेशन में हमें पता है कि ध्यान का सराव कैसे करें, सजग कैसे रहे हमारे श्वास के साथ। लेकिन अभी हम थोड़ा ध्यान के अलावा या सिटिंग मेडिटेशन के अलावा भी बहुत सारे जो पहलू है हमारे जीवन की शुरुआत होती है उठने से लेके और सोने तक या उसके बीच में, तो हर एक सराव का एक अपना विशिष्ट उसकी प्रक्रिया है, जहाँ पे हम थोड़ा अगर प्रयास करते हैं तो हमारा वही कार्य जो है एक सजगतापूर्ण या माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अनुभव के जैसा ही हमें प्राप्त हो सकता है। हमारी दिनचर्या और माइंडफुलनेस का क्या संबंध है, और माइंडफुलनेस स्वीकृति हमने क्यों देनी चाहिए और कैसी देनी चाहिए, और हमने कृतज्ञता जो है जिसे हम आभार कहते हैं, उस आभार को हमने कैसे व्यक्त करना चाहिए। तो इन सभी बातों का हम धीरे धीरे एक एक मुद्दे पे हम अपनी बातों को मैं बताना चाहूँगा, और आप भी उसका अनुभव कर सकते हैं कि आप भी उसमें देख सकते हैं कि दिखाई दे रहा है सभी को।
क्लियर है अभी? जी क्लियर है। थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं तो ठीक है। ये तो यही बड़ा है, अभी तो मैंने पूरा ठीक है, स्क्रीन बड़ा कर दिया, अभी मेरा भी चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं ठीक है सर, इट्स ओके। ठीक है। तो ये माइंडफुलनेस के जो अभी तक हमने जो देखा है कि माइंडफुलनेस का मतलब क्या है, और वो एक प्रकार के हमारे रोज के जीवन में जो क्षण प्रति क्षण जो हम अपने काया वाचा और मन से कार्य करते हैं, उसके प्रति सजग रहना ही माइंडफुलनेस है। और सजगता एक प्रकार की हमारे जीवन की क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा को वर्तमान में उसका उपयोग करना ही सजगता है या माइंडफुलनेस है। तो जैसे कि हम ध्यान के भीतर विषय को साथ में रख के हम ध्यान करते हैं या सजग होने का हम प्रयास करते हैं, तो वैसे ही ध्यान के अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि चलना, बैठना, काम करना, खाना, तो आदि सभी कार्यों पे भी हम ध्यान से अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा हर एक कार्य जो है एक एक ध्यान का अभ्यास का कार्य हो सकता है, माइंडफुलनेस का अभ्यास का कार्य हो सकता है। जैसे कि अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेकिंग अप, जिसे हम सुबह उठना कहते हैं, तो आप और हम सभी लोग सुबह उठते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद या उठते समय हमारी जो सजगता है वो कैसी होती है? हम्म? अगर आप कंपेयर करते हैं कि अगर आप सजग होकर नहीं उठ रहे हैं तो आप कैसे उठ रहे हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप कल से सजग होके उठ के जब आप उसका अनुभव करेंगे, तो पहले का उठना और कल अगर आप सजग होके या माइंडफुल अगर आप उठते हो तो क्या होगा, उसमें दोनों में जो भी अंतर है आप खुद ही देख पाओगे। तो जैसे हम उठते हैं तो हमने बेड पे बैठ के थोड़ा हमने अपने शरीर के तरफ देखना चाहिए या मुस्कुराना चाहिए या अपने आप को थैंक्स कहना चाहिए कि मेरी रात अच्छी निकली है और मैं अभी अच्छा हूँ। हमने अपने रोज के जीवन का जो उद्देश्य है कि आज मुझे क्या महत्वपूर्ण कार्य करना है, मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरे मोटिवेशन के साथ में मैं आज रहना चाहता हूँ, इस बारे में भी हम थोड़ा उठने के तुरंत हम अपने वर्तमान के आज के जीवन के प्रति हम सजग हो सकते हैं। और तीसरी बात जो है, हमारे शरीर के जो भी अंग है, सर से लेके पैर तक, उसको हमने स्पर्श करना चाहिए, उसको हमें थोड़ी मसाज करनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर के भीतर जो तनाव है वो भी रिलैक्स हो जाए और हम हमारे शरीर से एक कनेक्शन बना सके कि मैं अपने शरीर से सच्चा प्यार करता हूँ। क्योंकि बॉडी का अच्छा रहना और होना ये हमारे उठने के साथ एक बहुत ही अच्छी सजगता का कार्य है। अगर हम इस जगह पे अगर हम सजग होते हैं, तो हमारी जो सुबह जो है, और हर सुबह एक अद्भुत और आनंददायी सुबह हमारे जीवन में एक सुख का पल लेके आ सकती है। और यही कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम ध्यान में सुखी होने का प्रयास करते हैं, जागरूक होने का प्रयास करते हैं, तो वैसे ही इस दिनचर्या जो सुबह होती है, हाँ, तो उस सुबह में सिर्फ हमको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट का समय लग सकता है या उससे भी कम। अगर आप थोड़ा अगर इस प्रकार से सराव करते हैं तो निश्चित ही है कि आपका जो दिन जो है इस कृति के साथ, आज इस सजगता के साथ बहुत बेहतरीन हो सकता है। तो ये करने वाली चीज़ है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर उस प्रकार से कर रहे हैं या कुछ और भी आपके तरीके हैं अपने रोज के जीवन की शुरुआत करने में, जब आप सुबह तुरंत बेड पे कुछ चीज़ें आपके लिए आप अच्छी करते हो, आपके शरीर, मन और आपके मोटिवेशन के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर इसका हमने प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इसका प्रयोग करता हूँ और मैं काफ़ी फील करता हूँ जब मैं सुबह उठता हूँ। तो आप भी इस साथ अगर आपकी सुबह होती है तो आपकी पूरी दिनचर्या है या आपके पूरा दिन भर का एक प्रारंभ जो है अच्छी तरह के होने से आपका पूरा दिन अच्छा जा सकता है। तो ये पहला एक कार्य है या दिनचर्या की पहली घटना है जहाँ पे हम माइंडफुल हो सकते हैं। दूसरा है, अगर हम हर रोज सुबह ध्यान कर रहे हैं तो हमने माइंडफुलनेस ब्रीदिंग करना चाहिए, जिसे हम आनापानासती कहते हैं। अगर जो लोग रेगुलर कर रहे हैं सुबह, हाँ,
या कभी भी कर रहे हैं, दिन भर में हमने ज़रूर 10 मिनट की शुरुआत से, जो बहुत ही बिगिनर है, तो कम से कम 10 मिनट का ध्यान ज़रूर करना चाहिए, जिसे हम माइंडफुल ब्रीदिंग कहते हैं। माइंडफुली ब्रीदिंग को देखना मतलब सांस को जागृति से देखना, आते जाते, जिसे हम आना पानासति कहते हैं, वही एक प्रकार का जो सजगता बढ़ाने के लिए हमें मदद करता है, या जिसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पे प्रयास करते हैं। तो कम से कम हमने रोज़ के जीवन में 10 मिनट की कंटिन्यूटी रखनी है। और मैंने ये भी कहा है सभी से कि आपकी जो डायरी जो है वो आपको मेंटेन करनी है। भले आप सुबह जब आपको समय मिले आप मेडिटेशन करें या दोपहर शाम को, लेकिन एक मेडिटेशन आपका ज़रूर होना है जिसमें आप आपके ध्यान के बारे में आपके जानकारी लिख सकें। तो ये तो सभी को पता है कि हमने ध्यान का स्राव, जिसे हम माइंडफुल ब्रीदिंग कहते हैं या आनापानसति कहते हैं, ये अपने आप में सजगता का महत्वपूर्ण स्राव है। अभी हम आते हैं कि जब हम कुछ नाश्ता करते हैं या कुछ खाते हैं, फिर वो सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना हो या इवनिंग का खाना हो, तो यहाँ पे भी हम एक प्रकार का माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके पहले आप कर रहे हैं तो उसको थोड़ा और आप देखिए कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर बिल्कुल इधर हमारा खाने पे हमारा माइंडफुलनेस नहीं है तो प्रयास ज़रूर करिए। प्रयास करने से थोड़ा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन उसका जो बेनिफिट जैसे जैसे आप आपके शरीर में, आपके स्वास्थ्य में और आपके पूरे जो खाने का जो आनंद जो है, उसके आनंद को जब आप महसूस करोगे तो आपके लिए बहुत ही सुखद और तंदुरुस्त और स्वास्थ्य, जिसे हम कह सकते हैं, हेल्दी रहने का एक आपको उपाय मिल सकता है। और उसके जो फूड पैटर्न के बारे में मैं अगले कुछ सेशन में भी बात करने वाला हूँ, इसलिए इसमें यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन मेडिटेशन के तौर पे हमने माइंडफुलनेस ईटिंग कैसी करनी चाहिए, उसके 4 से 5 पहलू हैं। कि जैसा हम कुछ भी खाने के लिए हाथ में लेते हैं, तो सबसे पहले हमने अपने श्वास के प्रति सजग होना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। उसके बाद में हमने अपने बैठक देखनी चाहिए कि मैं कैसे बैठा हूँ, मतलब बॉडी का जो सेंसेशन है उसका हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए कि मैं टेबल जहाँ पे भी या चेयर पे बैठा हूँ, उसके सेंसेशन को हमने थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहिए। और उसके बाद में हमारी जो भूख है उसको भी हमने महसूस करना चाहिए कि मुझे बहुत ही अभी भूख लगी है कि मैं अभी नाश्ता या खाना खाने के लिए मैं बैठा हूँ। क्योंकि भूख होना उस समय और उसकी जागृति होना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर वो भूख है, अगर हमें जागृति नहीं है, या अगर हम खाना है लेकिन भूख नहीं है, तो दोनों चीज़ें कहीं न कहीं हमारे हेल्दी बॉडी को या हेल्थ को काफ़ी बिगाड़ रही है, या बिगाड़ चुकी है या बिगाड़ सकती है। और इतनी मेहनत से हमने खाना बनाया है या मेहनत से पैसा कमा के हम खा रहे हैं, लेकिन खाते समय अगर हमारी जो जिस भूख के लिए हम खा रहे हैं, उस भूख का ही अगर एहसास ना हो, तो फिर उस बिन एहसास से खाना खाना, तो ये कितना मतलब हमारे जीवन में एक दुखद अनुभव है या हो सकता है। तो सुखद जो हम सुख चाहते हैं संसार में रहते हुए, उस संसार के सुख को भी हम भोग नहीं रहे हैं, ऐसा हो रहा है, या उसका भी हम आनंद नहीं ले रहे कि जो हमारे खाने में नाश्ता खाना जो भी हम भोजन करते हैं, तो क्योंकि हम भूख को अनुभव नहीं करते हैं कि मुझे सही में जो भूख की आग है मुझे खाने को प्रेरित कर रही है, और उस भूख की आग की वजह से ही मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं कि इच्छा की वजह से। आपके शरीर की वो आग है, आपकी तृष्णा नहीं है। आप तृष्णा के वजह से नहीं खा रहे हैं कि जो हम दुख में जाएंगे। जो आपके पेट में आग लगी है, जो आपके शरीर की ज़रूरत है, उसके वजह से आप जो भी आपके प्लेट में भोजन है उसको आप खाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार का बहुत ही सजग, और बौद्ध धर्म में बुद्ध के समय से ही माइंडफुलनेस ईटिंग का जो अपने शिष्यों को बुद्ध हमेशा कहते थे कि सजगता से चलिए, सजगता से उठिए, सजगता से बैठिए और सजगता से खाना खाइए, आप व्यवहार करिए। तो सजग रहना और माइंडफुल होना, ये हर कृति के अंदर हम उसका आचरण करने के लिए प्रयास करें, तो निश्चित ही है कि जब हम सिटिंग मेडिटेशन करेंगे
तो हमारा मेडिटेशन और बेहतरीन हो सकता है। क्योंकि उस समय जब हम ध्यान करेंगे तब हमारे मन में ऐसे न्यूरन नहीं आएंगे जो न्यूरन हमें ध्यान के अंदर आते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे भोजन से संबंधित होते हैं, या कोई हमने काम किया है गलत तरीके से, या गलत तरीके से किसी को हमने बोल दिया है, या कुछ सोच दिया है दिन भर में, तो वही हमारे मन के अंदर न्यूरन, जिसे हम हिंड्रेंसेस कहते हैं, वो हमारे मन में परेशान करते हैं और हमारा ध्यान अच्छा नहीं होता है। तो माइंडफुलनेस होना, या माइंडफुलनेस के साथ में हमारी जहाँ जहाँ पे भी एक्टिविटीज़ है उसके साथ माइंडफुलनेस का, सजगता का, या उस कृति को उस समय पूरी ईमानदारी के साथ करना, या उसके साथ में शरीर और मन रख के करना। शरीर से तो हम एक कृति करते हैं, लेकिन वहाँ पे मन का बहुत नहीं के जैसा प्रमाण होता है, और हमेशा हमारा मन एक तो भूतकाल या भविष्य में चला जाता है और हम अपना कार्य करते रहते हैं। तो प्रयास करिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, ना अपने आप से अपेक्षा करिए कि पूरी तरह से एक ही समय में या एक ही प्रयास से पूरी तरह से उस कृति में आपका मन आ जाए। लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, बार-बार, क्योंकि हम तो खाना 3 बार तो खाते ही हैं, या उससे भी कई 4 बार हो जाता है, तो भोजन करना एक हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो उस समय अगर हम बार-बार अगर प्रयास आएगा, और साथ-साथ में हमें इसका भी पता चलेगा कि ऐसा खाने से मेरे स्वास्थ्य में कितना लाभ हो रहा है। एक तो आपका खाना कम जाएगा आपके पेट में, जितना ज़रूरत है उतना ही जाएगा, हाँ, और वो आपके शरीर में डाइजेस्ट होगा, क्योंकि आप जागरूकता से खा रहे हैं तो खाना पूरी तरह से पचन होगा। अगर जागरूकता से हम खाना नहीं खाते हैं, तो पूरी तरह से पचन नहीं होने की वजह से हमारे पूरे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। और हमें शांतिपूर्ण भोजन करना है, और जो खाना हमारे सामने परोसा है उसको हमने पूरी तरह से अनुभव करना चाहिए। उसका कलर है, उसका आकार है, उसका गंध है, या उसका स्वाद है। और फिर आप देखिए कि जब आप खाना खाते हो, जैसे कि रोटी है या कुछ भी चीज़ है, तो पहले प्लेट में तो पूरी होती है, लेकिन जैसे-जैसे खाते हो तो वैसे-वैसे वो खाने का बदलाव को भी हमें महसूस करना है। जब आप मुँह में डालते हो तो खाना फिर वो बदल जाता है, वो निवाला हो जाता है। निवाला फिर वो अंदर जाके फिर उसका क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। फिर वो लिक्विड जाके फिर वो उसके बहुत सारे प्रोसेस होके वो ब्लड में परिवर्तित हो जाता है। तो खाना रहा कहाँ? हुँ? खाना का पूरा अस्तित्व ही अनित्य के तौर पे है, या अनात्मा के तौर पे भी उसका हम अनुभव कर सकते हैं, अगर हम खाने को जागरूकता से खाते हैं। हुँ? और जिन्होंने भी वो खाना बनाया है, उसको हमें कृतज्ञता भाव व्यक्त करनी चाहिए कि हमारे घर में जो भी हमारे प्लेट तक जिन्होंने खाना लाया है, तो उसको हमने थैंक्स मन ही मन, या अगर शब्दों से भी अगर आप कर सकें, तो ज़रूर थैंक्स बोलना चाहिए। ये है आपकी कृतज्ञता। क्योंकि आपके उनके जो कार्य को आप स्वीकृत कर रहे हो, और आपके मन के अंदर भी जो भाव उत्पन्न हो रहा है, भूख का हो या जो भी आपकी वेदनाएँ हो, तो उसको भी आप स्वीकृत कर रहे हैं। तो स्वीकृत जैसे आप किसी चीज़ को करते हैं, किसी के भी कार्य के प्रति या किसी भी वेदना के प्रति, तो आपका दूसरा जो रिस्पॉन्स जो होता है, वो एक थैंक्स के तौर पे या कृतज्ञता के तौर पे निश्चित बार आता है। अगर आपने स्वीकृति नहीं दी किसी के कार्य के लिए या आपके खुद के लिए, तो थैंक्स भाव कभी भी अंदर से बाहर नहीं आता है। तो माइंडफुलनेस ईटिंग के साथ हम भोजन के साथ में भी हमें जागरूक होना है, और साथ-साथ में हमारा जो स्वीकृति भाव है, या उसके साथ में जो थैंक्स भाव जो है, उसको भी हमने मन ही मन, हो सके तो मन ही मन, अगर आपका मन शब्द में अभिव्यक्त होता है, तो निश्चित ही कि जिन्होंने वो चीज़ हमारे पास तक लाई है, उनको हमने ज़रूर थैंक्स बोलना चाहिए, जिससे उसके लिए भी एक हमारे साथ एक कनेक्शन बन सके, और हमारे भीतर भी जो एक आनंद की भावना है, उसको अभिव्यक्त करने का मौका मिल सके। तो इस प्रकार से हम ये ध्यान को बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत बार-बार हमें चांस देने वाला ये ध्यान है, या ये माइंडफुलनेस है, कि हम नाश्ते के समय, खाते समय, शाम के खाते समय, या जब हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं या कुछ पानी पीते हैं, हर खाने का जो भी हमारा आहार है, पानी है, उसको हमने बिल्कुल माइंडफुली उसका सेवन करना चाहिए। ये हमें बौद्ध धर्म से या बुद्ध की शिक्षा से सीखने को मिलता है।
बी माइंडफुल इन योर इंटरेक्शन। हमारे जो भी साथी है या घर में जो हमारे माता पिता है, भाई बहन है, या जिससे भी हम इंटरेक्ट करते हैं, वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए। ध्यान से हमने बातचीत करनी चाहिए, जिससे हमारे संवाद जो है एक हमारे संवाद में एक हार्मनी रह सके। अगर हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, अगर हमें सजगता नहीं है तो वो सजगता हमने बढ़ानी चाहिए। अगर कोई हमारा दोष निकाल रहा है कि भाई तुम ऐसे हो, वैसे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, तो उनकी बात हमने पूरी तरह से स्वीकार करनी, देखनी चाहिए कि सही में मैं ऐसा हूँ क्या। अगर ऐसा कुछ मैं हूँ मेरे शब्दों में, मेरे व्यवहारों में, तो हमने उसमें सजगता से बदलाव करना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल सच है, आपकी बातें अगर सही है, तो उनकी बातों का भी हमें ज़्यादा मन में नहीं लेना चाहिए। तो दोनों बातों से इंटरेक्शन एक हमारा होना, कि रोज के जीवन की अगर आप देखो कि दिन भर में अगर हम सबसे ज़्यादा काम कौन सा करते हैं, तो मुझे लगता है इंटरेक्शन, बातचीत करना। हो सकता है कि आप फिजिकली बात कर रहे हो, या मोबाइल से बात कर रहे हो, या आप वन वे से बात कर रहे हो, जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ सुनना, कुछ देखना, वो भी एक प्रकार का इंटरेक्शन ही है कि हम कैसे सुन रहे हैं और क्या सुन रहे हैं और क्यों सुन रहे हैं। हाँ, इन सभी बातों पे हमने ध्यान से अगर देखते हैं तो बुरा क्या है वो भी हमें पता चलेगा। हो सकता है कि बुरा कुछ सुन रहे, बुरा कुछ बोल रहे हैं, तो अगर हम सजग हैं तो उसमें बदलाव होने के पूरे चांसेस है। अगर सजग नहीं है तो हमारी क्या, वो एक हैबिट बन जाएगी और हमें लगेगा कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है और वैसे ही मैं रहूँगा और वैसे ही मैं रहना चाहता हूँ। तो उससे आपका भी नुकसान है और साथ साथ में आपके साथ जुड़े जो लोग हैं, फिर आपके कोई भी लोग हो सकते हैं, वो भी दुखी होंगे और आपका जीवन हमेशा दुखमय रहेगा। और ध्यान भी जो हम करेंगे तो ध्यान में ये बातें सबसे ज़्यादा आती है कि मैंने उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा बोल सकता था, मैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये सब चीज़ें हमारे ध्यान के अंदर फिर हमें परेशान करती है। तो अगर हमारा न्यूरन जहाँ पे अगर कम हो सकता है, तो बनते संरक्षित जी कहते हैं कि अगर आपको न्यूरन पे काम करना है तो ध्यान के भीतर आप काम नहीं कर सकते, ध्यान के बाहर आपको काम करना है। तो ध्यान के बाहर बात काम करने का मतलब है कि हमें रोज के जीवन में जागृति से अगर हम अपना संवाद देखेंगे, खाना देखेंगे, उठना देखेंगे, तो निश्चित ही है कि हमारे न्यूरन है धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और हमारे ध्यान की जो अवस्था है और एकाग्रता से और शुद्धता से आगे बढ़ सकती है। तो ये हमारे ध्यान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम अपने इंटरेक्शन को भी जागृति से करते हैं। अभी हम चौथे पॉइंट पे आते हैं कि माइंडफुल वर्कआउट, जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं। मैं अपना खुद का अनुभव देखता हूँ कि कुछ 2-3 साल पहले मैं एक्सरसाइज को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता था, लेकिन जैसे जैसे मैं माइंडफुल के एक्सरसाइज को देखा, मेरे बॉडी को देखा, मेरे वेट को देख रहा था, मेरे फैट को देख रहा था, मेरी कुछ फिजिकल कुछ बीमारियां हैं उसको देख रहा था, तब मुझे लगा कुछ तो भी गलत हो रहा है। और कुछ तो भी गलत हो रहा है इसका मतलब मैंने ये देखा कि मैं अपने बॉडी के साथ इतना एक्टिव वर्कआउट नहीं करता हूँ। और तब से लेके अभी तक और कंटिन्यू मेरा हैबिट हुआ है, कम से कम मैं 15 से 20 मिनट ऐसे एक्सरसाइज करता हूँ जिससे मुझे पसीना आता है और मुझे बहुत ही फ्रेश महसूस होता है। तो आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो हमारे बॉडी को काफ़ी एक्टिव और हमारे पूरे मसल्स है और जॉइंट्स है और हमारे हार्मोन्स है, तो 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ में बॉडी को स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि हम बॉडी बिल्डर के तौर पे हमें नहीं सोचना है कि हमारी बॉडी इतनी हमें सुदृढ़ बनानी है, लेकिन सामान्य तौर पे भी हमारी बॉडी हैप्पी और हेल्दी रहने के लिए आपके मसल्स और जॉइंट्स अच्छे होने हैं और आपके हार्मोन सिस्टम, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं या रोग प्रतिकारात्मक शक्ति जो है वो बढ़ने के लिए आपके हार्मोन सिस्टम अच्छे रहने चाहिए। तो ये तीनों के लिए एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपको फ्री में आप कर सकते हैं या फ्री में आपको मिल सकती है, वो आपके डिफरेंट एक्सरसाइज से। फिर उस एक्सरसाइज में आपका वॉकिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, जंपिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, जो भी आपको आपके हैबिचुअल और आपके एज के पैटर्न में। अभी कोई कहता है कि वॉकिंग करो, मुझे वॉकिंग पसंद है लेकिन मैं वॉकिंग करना मुझे इतना पसंद नहीं है।
मुझे अच्छा लगता है वॉकिंग करना, लेकिन मैं वॉकिंग नहीं करता हूँ। इससे अच्छा कि मैं अपने इंटरेस्ट से मैंने फिक्स किया या मैं कमिट किया कि मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे मेरी पूरी मसल्स और जॉइंट्स पूरी तरह से खिल जाए। और उसमें भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को वहाँ पे फील करते हुए, उस जिसे माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कहते हैं, कि एक प्रकार की फिजिकली एक्सरसाइज करना और माइंडफुल एक्सरसाइज करना, दोनों में डिफरेंस है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो कोई कोई लोग कान में कुछ म्यूजिक डाल के वॉकिंग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो रियल माइंडफुलनेस वॉकिंग है। या एक्सरसाइज भी करते हैं इस प्रकार से, तो वो भी माइंडफुलनेस एक्सरसाइज नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका माइंड जो है उस म्यूजिक के साथ में रहता है, आपके बॉडी के सेंसेशन के साथ में नहीं रहता है। आपके जो थॉट्स है, इमोशंस है, जब उस समय आपको कुछ दर्द होता है या आपको कुछ स्ट्रेस आता है और आपको पेन लगता है, कुछ आपको रिलैक्स लगता है या आपको सॉफ्ट लगता है, आपको इचिंग लगती है, उस सभी सेंसेशन के साथ में हम रह नहीं पाते जब हम किसी से बातचीत करते हुए वॉकिंग करते हैं या फिर कुछ म्यूजिक सुनते हुए वॉकिंग। वो सिर्फ वॉकिंग एक काइंड ऑफ आपको एक शरीर को एक एक्सरसाइज मिल सकता है। लेकिन मैं जिस माइंडफुलनेस वॉकिंग या माइंडफुलनेस कोई भी एक्सरसाइज की जो बात यहाँ पे कर रहा हूँ, या किसी भी इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है, उस किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज में आपकी जो माइंडफुलनेस वहाँ पे प्रेजेंस होना, वही माइंडफुलनेस है। अगर उस समय आपका माइंड वहाँ पे प्रेजेंट रखने के लिए अगर आप प्रयास नहीं करते हैं, तो माइंड जो है वो अपना काम करने लगता है कि आपका बॉडी वहीं पे होता है और आपका थॉट्स और माइंड पास्ट और फ्यूचर में भटकते रहता है। तो उससे वो हमारा इम्यूनिटी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आपके हार्मोन्स है, अगर स्ट्रेस रह के अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज आपके माइंड में कुछ टेंशन है और टेंशन से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिलीज होने वाला जो आपका हार्मोन्स है वही होगा। हाँ, फिजिकल आपको थोड़ा अच्छा लगेगा या थोड़ा फ्रेश लगेगा, लेकिन मेंटल अगर उस समय वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसका डिसएडवांटेज भी हमें भले हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज माइंड का डिसएडवांटेज हमें ज़रूर मिलेगा। तो माइंडफुलनेस एक्सरसाइज पे हमने काफ़ी वर्क करना चाहिए, और सभी के अपने एज और चॉइस और आपका टाइम और आपकी जगह, किस जगह पे आप रहते हो, तो उस प्रकार से आप उस एक्सरसाइज को पसंद कर सकते हैं। तो सभी एक्सरसाइज करना सभी के लिए पॉसिबल हो सकता है किसी किसी को, लेकिन सभी को नहीं होता है। तो आप आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से उस एक्सरसाइज को अडोप्ट कर सकते हैं, और बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि शायद अगर मैं एक्सरसाइज करना कंटिन्यू नहीं करता, तो शायद मैं आज आपके साथ में इस प्रकार से इतने एनर्जी से या इतने मोटिवेशन से आपके सामने बात नहीं कर पाता। मुझे उसी का एक एडवांटेज मुझे मिला है कि माइंडफुलनेस एक्सरसाइज से जो हमें बेनिफिट मिलता है फिजिकली मेंटली, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे भी हम अपने माइंडफुलनेस को अप्लाई कर सकते हैं और करना चाहिए। अभी जिसके पास कार है, बाइक है, यहाँ पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है कि हमने माइंडफुल ड्राइविंग करना चाहिए। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अगर आप कोई भी डेटा देखते हैं इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अगर किसी की वजह से होते हैं, तो थोड़ी माइंडफुलनेस की जो वहाँ पे प्रैक्टिस कम रहती है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और इस पर सर्वे भी हुआ है कि जिन लोगों ने माइंडफुलनेस का एक्सरसाइज करते हैं या माइंडफुलनेस से अगर गाड़ी बाइक चलाते हैं, तो उस जगह पे या उस सिटी के अंदर कम से कम या नहीं के बराबर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है, ऐसे बहुत सारे सिटीज़ है कि जहाँ पे इस माइंडफुलनेस से ड्राइविंग सिखाई जाती है, और वो अपने लाइफ को भी बचा सकते हैं और औरों के लाइफ को भी बचा सकते हैं। क्योंकि कार, बाइक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा व्हीकल है, ऐसा मशीन है कि वो हमें समय बचाता है, लेकिन कभी कभी लाइफ पूरी तरह से गंवा देता है, अपना भी और औरों का भी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट को जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें याद आती है कि सही में अगर उन्होंने सही तरीके से बाइक और व्हीकल चलाई होती, तो शायद उसके जीवन में घटना नहीं आती।
तो एज अ मेडिटेटर और एज अ साधक, हाँ, हमने अपने जो भी चीज़ें हैं या गाड़ियाँ हैं उसको हमने सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अभी उसका तरीका ऐसा है कि जैसे कि हम बाइक को या व्हीकल को हम जैसा स्टार्ट करते हैं, तो तभी से हमारी जो अवेयरनेस वहाँ पे होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे इसका कैसे इस्तेमाल करते हुए कहाँ से मुझे कहाँ जाना है। हमारे माइंड के अंदर पहले से ही एक अपनी जो जाने की जो हमारी एक प्लानिंग है, हाँ, एक पूरी तरह से तैयार होनी है और पूरे जागृति के साथ, हाँ, और कंपैशन के साथ। और कभी-कभी हमें जो ट्रैफिक का जो एक हमें स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, उसको भी महसूस करते हुए कि ऐसा कुछ हो सकता है, पहले से हमारे मन को हमने उस हिसाब से हमने तैयार रखना चाहिए, ताकि हम पूरे ड्राइविंग का सही आनंद ले सकें और हम सही जगह पे, सही समय पे पहुँच सकें। हाँ, तो इन सभी बातों का हमने अगर हम किसी भी प्रकार की ड्राइविंग है, उस पे अगर हम ध्यान रखते हैं, तो हम दिन भर में जहाँ पे भी हम जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं या किसी भी मार्केट में जाते हैं, तो हम सही तरीके से जाके सही तरीके से हम अपने अ, अ, जीवन को बचा के, क्योंकि जीवन हमारा सबसे मूल्यवान है। अगर हम सही तरीके से ड्राइव नहीं करते तो कहीं न कहीं घटनाएँ होना, हाँ, ये निश्चित है, क्योंकि जीवन घटना का नाम है। घटना घटित होते रहना यही जीवन है। तो उस घटनाओं से अगर हमें बचना है तो हमें माइंडफुलनेस वहाँ पे बचा सकता है और हमारा जो दिन है या उसका जो असर जो है, जो समय हम ड्राइविंग में बिताते हैं, तो उसका भी हमें लाभ मिल सकता है। नहीं तो हमें काफ़ी स्ट्रेस रहता है, काफ़ी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा हो जाते हैं घर पे आने तक, और हम वो गुस्से को कहीं न कहीं और जगह पे निकाल लेते हैं। तो इसलिए अगर माइंडफुलनेस अगर ड्राइविंग को अगर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारा समय भी अच्छा जाएगा और हम अच्छी तरह से उसके बाद में भी रह पाएँगे। तो ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। ये भी एक सजगता का महत्वपूर्ण व्यवहार है या अ, सराव है, लिविंग टुगेदर, साथ में मिलके रहना। वे आजकल कोरोना ने बता दिया है। उसे 2 सालों से हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन साथ में रहते-रहते हमारी जो अच्छी बातें हैं, उसके साथ में हमें एक-दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना, समय बिताना, हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारी मन की और भावनाओं का जो खुलना है, या एक-दूसरे के प्रति जो सच्ची मैत्री जो है, उसका हमने विकास करना चाहिए। जो भी हमारे घर में लोग हैं, वो उनके साथ में अगर हम सजगता का व्यवहार करके रहते हैं, तो हम अपने लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी देते हैं खुला रखने की, और औरों को भी हम अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि वो अपनी बात रख सकें। उसी को कहते हैं कि लिविंग टुगेदर विथ माइंडफुलनेस। इस भी सजगता का हम आचरण कर सकते हैं कि हमारे घर में अगर बेल है, अगर नहीं है तो यूट्यूब में बहुत सारे साउंड बेल को हमने बीच-बीच में सुनना चाहिए, ताकि हमारा एक सुनने का जो हमारा माइंडफुलनेस है, वो बहुत ही अच्छी तरह से कैटर मिल सके। और साथ-साथ में जो हमारे घर में टेलीफ़ोन की बटन हो या किसी भी प्रकार की जो आवाज़ें हो, उसको भी हमने माइंडफुली सुनना चाहिए। फिर कभी-कभी हमें कोई आवाज़ें बहुत इरिटेट करती है। अगर हमारा माइंडफुलनेस नहीं है, तो जैसे कि बच्चे की आवाज़ हो या कुछ अननोन साउंड हो या ज़्यादा साउंड हो या गाड़ी के आने-जाने की साउंड हो, वो हमें हमेशा इरिटेट, क्योंकि हम अपने कान को या माइंड को वो एक्सरसाइज नहीं देते हैं कि हमने कैसे माइंडफुल सुनना चाहिए। फिर वो आवाज़ कितनी भी बेहतरीन संगीत वाली हो या आवाज़ करने वाली हो, हाँ? तो अगर हम माइंडफुलनेस अगर सुनने की अगर हम थोड़ा प्रयास और सराव करते हैं, तो किसी भी आवाज़ को हम बहुत ही शांति से उसको स्वीकार करते हुए, हाँ, उस आवाज़ के साथ में हम रह सकते हैं। तो उसमें म्यूज़िक आ सकता है या जो डिसलाइक म्यूज़िक भी आ सकता है, और उसमें म्यूज़िक जो साउंड वेव जो है, जो यहाँ पे बताई गई है, ऐसे बहुत सारे साउंड वेव की जो म्यूज़िक है, उसको भी सुन के हम अपने सराव को आगे बढ़ा सकते हैं।
हमारी सजगता को विकसित कर सकते हैं। ईटिंग टुगेदर, जैसा कि पहला मैंने बताया था कि ईटिंग माइंडफुल, वैसे ही खाने को हमने मिल के खाना चाहिए। जो भी हम भोजन लेते हैं हम अक्सर अकेला अकेला ही खाते हैं, लेकिन जो भी हमारे फैमिली मेम्बर है कम से कम दिन में 1 बार या 2 बार जरूर हमने मिल के भोजन करना चाहिए, जिससे हमारी एक दूसरे के प्रति जो मैत्री है या कृतज्ञता भाव है या करुणा भाव है और भोजन के प्रति जो हमारी एक वास्तविकता है उसको हम अनुभव करके खा सके। तो भोजन, बुद्ध कहते हैं कि भोजन आहार पे आधारित ही सभी प्राणी है। जितने भी प्राणी हैं मनुष्य और मनुष्य के अलावा सभी आहार के अधीन है। तो आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन का आधार है और उस आधार को अगर हम सब मिल के खाते हैं, विशेषतः अगर हम घर की बात करते हैं, तो निश्चित है उसका जो सुख है जिसे हम सांसारिक सुख कहते हैं, मिलके रह के खाने का, उस खाने में हम काफ़ी आनंदित रहेंगे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। सजगता से खाएंगे तो हमारे मन में भोजन के प्रति जो एक स्वाद के कारण एक आसक्ति है, तृष्णा है, या अगर स्वाद नहीं होता है तो हमें द्वेष आता है, हमें तिरस्कार आता है, तो उन दोनों भावों से हम थोड़ा ऊपर उठ के आहार का आनंद ले सकते हैं। और बुद्ध ने हमें उसी आहार को खाने का हमें निर्देश दिया है और वो खाना हम तभी खा सकते हैं जब हम सजग हैं। तो सजगता का आचरण यहाँ पे भी हम करने का निश्चित प्रयास कर सकते हैं। रेस्ट, अगर आप ऑफिस में हो, घर में हो, तो निश्चित हमने अगर थकान हमें लग रही है कुछ कार्य करने से या कुछ भी प्रकार से, तो हमने ज़रूर 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। जहाँ पर हम बैठे हैं या लेटे, ताकि एक तनाव है और ये आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या बड़ी बड़ी कंपनीज में है, उनको 5 से 10 मिनट दिया जाता है कि कोई भी 2 टास्क हो या 2 घंटे के बाद में तीसरा जो काम करने वाला हो वो अगर आता है तो उसके बीच में उनको 5 मिनट का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है एक प्रकार का बॉडी को एक रिचार्ज करने का टाइम होता है, बॉडी और माइंड को। तो अगर हमारे पास में बहुत सारे काम है और उस काम को अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बीच बीच में ज़रूर हमने 5 से 7 मिनट का एक रिलैक्स मोड जिसे हम कह सकते हैं, स्पेस है, पॉज है, हमने अपनी बॉडी को ज़रूर देना चाहिए। चेयर पे बैठ के भी दे सकते हैं अगर हम वर्किंग स्पेस में हैं, या आप घर पे थोड़ा बॉडी को हेड डाउन करके भी उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, वो भी काइंड ऑफ मेडिटेशन है। बॉडी प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने पहले केस में ही बताया, बॉडी प्रैक्टिस मतलब वही कि हमारे शरीर का हमें जो मोमेंट है या उसके एक्सरसाइज पे हमने खास ध्यान देना है ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, लेकिन ध्यान रखें कि वहाँ पे हमारी सजगता होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी कुछ बातें मेरी आवाज़ आ रही है सभी को, मतलब कोई कमेंट्स कर सकता है? हाँ आ रही है, ठीक है सर। आवाज आ रही है, बढ़िया सही आ रही है सर। आ रही है सर। थैंक। तो कुछ बातें अभी हम थोड़ा और जो हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारे विशेषता जो हम जो बुद्ध के साधक है या बौद्ध धर्म का कुछ हम ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं, तो ये भी जो टास्क है या हम कह सकते हैं कि धम्मा शेयरिंग, धम्म का संवाद करना या धम्म का आदान प्रदान करना, धम्म की चर्चा करना। और इसलिए आप लोगों का जो ग्रुप बनाया है इसी के लिए बनाया है। अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित ही है कि आपकी जो अवेयरनेस है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है या बढ़ सकती है। अगर आप उसका ज़्यादा सराव नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं उस विषय को लेके या आपके भीतर जो कहीं ना कहीं कमी है वो बनी रहेगी, क्योंकि आप आपके थॉट्स को, धम्म का मतलब क्या है कि आपके थॉट्स, आपके स्टेट ऑफ माइंड, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपकी एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़ को शेयर करना और सुनना, जिसे हम कह सकते हैं किसी को स्वीकृत देना और किसी को थैंक्स बोलना। ये दोनों चीज़ें वहाँ पे अपने आप होने लगती है कि जब हम ग्रुप में आके
कुछ शेयरिंग करते हैं। हाँ? तो शेयरिंग द धम्मा एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिटेशन है, जिसे हम कह सकते हैं कि चिंतन में प्रज्ञा, जो दूसरे प्रकार की रिफ्लेक्शन मेडिटेशन कहते हैं, रिफ्लेक्शन विजडम कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर हम उसको आधा घंटा भी करते हैं तो मेडिटेशन से भी कभी कभी पावरफुल हो सकता है। 10 मिनट भी अगर आप डिस्कशन करते हैं तो हो सकता है कि पूरे आपके सोच में बदलाव ला सकता है। इतनी ताकत इस ब्रह्मा शेयरिंग में है, क्योंकि मैंने इसका खुद अनुभव किया कि जब मैं मित्र अहमदाबाद में था और मित्र के तौर पे जब हम डिस्कशन करते थे छोटे छोटे ग्रुप में, तो मैं अपना अनुभव मुझे याद आता है कि मुझे काफ़ी डर लगता था। मैं कभी डरता था और कह सकते हैं कि सेम लज्जा भी आती थी, मैं क्या बात करूं। लेकिन जैसे जैसे ग्रुप के अंदर मैं आने लगा और बात करने लगा, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस जो है या मेरी बात को रखने का एक तरीका है या औरों को सुनने का जो मेरा पेशेंस है, सहनशीलता है या औरों को स्वीकृति देना, उनकी बात को सुनना, तो इन बातों से मेरे में बहुत कुछ बदलाव आया है। तो वैसे ही अगर आप भी अगर अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं और सजगता का अगर आप अनुभव लेना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपने धम्मा शेयरिंग को, आपके ग्रुप मीटिंग्स को आपने ज़रूर ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। और उसमें आपके जो उसमें टास्क दिए हुए हैं, उस टास्क के आधारित अगर आप अपने ग्रुप्स को लीड करते हैं तो निश्चित है उसके बेनिफिट्स आपको तुरंत अनुभव होंगे कि कुछ न कुछ हम सजग हुए हैं, कुछ न कुछ हमें आइडियाज़ या कुछ नया जानने को मिला है जिससे हम मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन ही एक अपने आप में सजगता है। जब हम किसी चीज़ से मोटिवेट होते हैं तो समझ जाए कि आपकी सजगता आपको बाहर ला रही है, ऊपर की तरफ ला रही है। जब मोटिवेशन नहीं होता है तो समझ जाए कि हमारी जो जागृति है वो विस्मृति की तरफ जा रही है। जहाँ पे मोटिवेशन होता है वहीं पे आपकी सजगता होती है, जहाँ पे मोटिवेशन नहीं है वहाँ पे सजगता नहीं के बराबर है। तो आप ढूंढ सकते हैं कि अगर हम सजग है तो मोटिवेशन वहाँ पे होता ही होता है, बिन मोटिवेशन से कोई भी सजग नहीं हो पाता है। तो इसलिए धम्मा शेयरिंग एक अपने आप में यूनिक प्रैक्टिस है जिसमें हम सजग हो सकते हैं। हमारे कामकाज में भी हम जो हमारा रोज का काम है, गतिविधि है, जैसे कि अभ्यास है या किचन का काम है या जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, किचन का काम है और जॉब है, उस वर्किंग टास्क में भी हम माइंडफुल होकर अपना काम करना चाहिए। अगर उसके लिए अगर एक्सरसाइज अगर बताई जाए तो सबसे पहले कोई भी टास्क शुरू करने के पहले जो मैं करता हूँ, आप भी उसके बारे में सोच के कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपने ब्रीथ को देखना चाहिए। अभी ब्रीथ को देखने का और आपके टास्क करने का क्या कनेक्शन है, क्योंकि जैसे आप ब्रीथ को देखना शुरू करते हैं, जला दिया मैंने। आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे आप अपने श्वास को देखते हैं तो आपका तुरंत आपका बॉडी और माइंड उस जगह पे आ जाता है कि जहाँ पे आपको टास्क शुरू करना होता है। फिर आपका टास्क पढ़ाई का हो, किचन का हो या आपके जॉब का हो या किसी भी प्रकार का हो, जो आप डेली लाइफ में आपके जो टास्क में आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो ब्रीदिंग आपको ऑलवेज हेल्प करती है। जैसे कि आनापानसति में ब्रीदिंग हमें ऑलवेज हेल्प करती है कि हमें भीतर या अपने बॉडी और माइंड के भीतर जाके हमें हेल्प करती है। वैसे ही आपकी ये जो ब्रीथ जो है, जैसा आप ब्रीथ के साथ में थोड़ा अवेयर हो जाते हैं तो तुरंत आपका माइंड जो है, जो आप टास्क कर रहे हैं उसके साथ में एंगेज हो जाता है, और वो एंगेजमेंट जो है वो ऑलमोस्ट माइंडफुलनेस होने लगता है, क्योंकि आपका बॉडी माइंड जहाँ पे इंटरेक्ट होके कोई अगर आप टास्क करने लगते हैं तो वो टास्क हमेशा एक माइंडफुलनेस लेवल पे या और अच्छी तरह से करने के लिए आपको उसका अनुभव आएगा और उसका हमें रिजल्ट भी मिलेगा अगर हम ब्रीथ का वहाँ पे इस्तेमाल करते हुए अपने वर्क को करते हैं, क्योंकि माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है और उस डिस्ट्रैक्ट माइंड को प्रेजेंट में लाना
वो एक ही एलिमेंट है कि जो आपको प्रेजेंट में लेके आ सकता है, वो है आपका ब्रीदिंग इन प्रेजेंट मोमेंट। तो उसका जो एक्सपीरियंस अगर आप करते हैं तो उसका आपको ज़रूर इस जगह पे भी हम सजग रह के अपने कार्य कर सकते हैं। जैसे कि किचन की बात की, तो किचन में भी जो भी हम काम करें, हाँ, तो उस काम के साथ में भी ब्रीथ को हुए हम अपने कार्य को एकाग्रता से कर सकते हैं, तो आनंद मिल सकता है। किचन में मैंने एक और एक जगह पे पढ़ा था कि जब हम खाना पकाते हैं, विशेषतः जो हमारी महिलाएं खाना पकाती है, पुरुष भी पकाते हैं। मैं अभी आजकल बहुत कम खाना पकाता हूँ, नहीं के बराबर, लेकिन घर में जो भी हम महिलाएं खाना पकाते हैं, तो हमने इस भाव से खाना पकाना चाहिए। अगर आपको बुद्धिज़्म का इसेंस पकड़ना है, भोजन का इसेंस पकड़ना है कि उसका उद्देश्य क्या है खाने का, तो हम देख सकते हैं कि सिद्धार्थ ने जब भोजन लिया और उसी के बाद उन्होंने अपने शरीर का स्वास्थ्य संभाल के बुद्धत्व को प्राप्त हुए। मतलब आपके आहार में या भोजन में वो ताकत है कि जो आप जिसको आप खाना खिला रहे हैं या हम खा रहे हैं, उस शरीर से हमें बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो खाने का या भोजन का अगर इतना भी हम ध्यान रखें कि ये जो खाना मैं बना रही हूँ या हम खा रहे हैं या हम मिल के खा रहे हैं, तो इस खाने में वो ताकत है ये कि हमें इससे बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। तो ये होगी पूरी सत्यता के साथ में उस भोजन और भोजन बनाते समय अगर हमारे मन में इस प्रकार का अगर भाव रहता है, तो निश्चित ही वो खाना आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा और आपको भी आनंद मिलेगा और उस खाने का जो इफ़ेक्ट है, जो खाने वाले के शरीर में भी पहुँचेगा। अगर आपने इसका एग्ज़ाम्पल देखा होगा कि जब माता या जो भी खाना किचन में बनता है, अगर बनाने वाला अगर द्वेष का है, भय वाला है या अंधश्रद्धा वाला है, तो वैसे ही खाने का इम्पैक्ट बच्चों पे या घरवालों पे होता है। उसका शरीर भी वैसे बनते जाता है और उसका मन भी वैसे बनते जाता है क्योंकि वो खाने का ही असर है। अगर वो नेगेटिव असर हो सकता है, तो अगर हम बौद्ध धर्म के हिसाब से अगर हम किचन या भोजन को देखें, तो उसकी असर भी पॉजिटिव होती है, जो हमें बुद्ध के साथ में जुड़ी हुई हमें चीज़ मिलती है। और दूसरा ये भी है कि अगर किचन में खाना पकाते समय अगर हम सजग होकर खाना पकाते हैं, जैसे बहुत सारे बौद्ध धर्म में महिलाओं के एग्जाम्पल हमें सुनने को मिलते हैं कि एक महिला खाना पकाते-पकाते मतलब रोटी पकाते-पकाते ही वो श्रोतापन्न और अनंत हो गई। क्योंकि रोटी पकाते समय जैसा उसने जागरूकता से उस रोटी को देखा, तो जलते हुए उस रोटी को देखने से उसको अनित्यता का बोध हुआ और वो श्रोतापन्न होकर अनंत हो गई। तो हर एक कृति के अंदर अगर हम सजग रहते हैं, तो उस सजगता से हमें बुद्धत्व की तरफ या सत्यता की तरफ जाने की पूरी संभावना है। तो फिर वो किचन का काम हो, पढ़ने का काम हो या एक्सरसाइज का काम हो, जो भी हम काम कर रहे हैं, हर एक कार्य के अंदर अगर हम सजग होते हैं, तो उसका जो परिणाम जो है, हमें प्रज्ञा की तरफ, सत्यता की तरफ ले जाने की पूरी ताकत रखता है। अगर कुछ भी हमें है, केवल में